मिश्रा आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत है। हम लोग ये जो फोर्थ पेपर है एथिक्स का यूपीएससी और एमपीपीएससी के संदर्भ में अगर बात करें तो ये करप्शन का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और ये निश्चित है कि इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। और इसमें हमने बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक को इसमें हमने शामिल कर लिया है। जैसे इसके अंदर हम लोकपाल और लोकायुक्त को भी हमने यहाँ पर उल्लेख किया है। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बताया। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो विभिन्न संस्थाएं हैं जैसे परिवार है, सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ा। लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत या इस यूनिट के अंतर्गत दो और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। एक तो है मेजरिंग करप्शन का और दूसरा है यूएनसीएसी का यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का। तो पहले हम लोग बात करेंगे आज मेजरिंग करप्शन के ऊपर। अब ये टॉपिक जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, किताबों में अलग अलग तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। बस ज्यादा से ज्यादा इसकी जो है जानकारी ये मिलती है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी कोशिश ये होगी कि इस डिफिकल्टी को थोड़ी कम करके हम आपके सामने मेजरिंग ऑफ करप्शन को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मेजरिंग ऑफ करप्शन की जब बात करते हैं तो एक बात हमारे ध्यान में आ जाती है कि एक संस्था है विश्व में जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरह का एनजीओ है और जर्मनी की संस्था है। और ये संस्था के द्वारा प्रत्येक वर्ष एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करती है, और भी बहुत सारे करप्शन को मेजर करने वाले इंडेक्स जारी करते हैं। लेकिन ज्यादा जो प्रचलित है वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अब यहीं से हमारे टॉपिक की शुरुआत हो जाती है कि आखिर ये मेजर कैसे करते हैं, कैसे इनको पता है कि भारत में भ्रष्टाचार ज्यादा है और न्यूजीलैंड में भ्रष्टाचार कम है, या और भी किसी देश को ये किस आधार पर रैंकिंग देते हैं। मान लीजिए इन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड जो है वहां पर सबसे कम भ्रष्टाचार है। मान लीजिए 2019 की रिपोर्ट को अगर सामने रखा जाए जो कि जनवरी 2020 में सामने आई थी, तो अगर मान लीजिए बोला गया कि न्यूजीलैंड में करप्शन सबसे कम है और वहां पर 87 पॉइंट्स उनको दिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, और साथ ही साथ डेनमार्क में भी उन्होंने कहा कि भाई उनको भी 87 पॉइंट्स दिए, वहां भी करप्शन जो है बहुत कम है। फिर इसी क्रम में नीचे जाते हैं 87, फिर 86 पॉइंट वाला देश है फिनलैंड, 85 पॉइंट वाला देश है स्वीडन। यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कुछ इंडेक्स हैं, कुछ सूचकांक है, यानी कि जानकारी देने के लिए। तो ये इसका मतलब हुआ कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एक सूची है, एक सूचकांक है जिसमें करप्शन को समझा जा सकता है, करप्शन को मेजर किया जा सकता है। ऐसा प्रयास ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था ने किया है। अब भारत को इसमें इसी सूची में भारत का जो रैंक है वो 80वां है, यानी 79 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर कि करप्शन भारत से कम है और भारत को पॉइंट्स मिले हैं 41। तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं करप्शन को मेजर करने का प्रयास विश्व स्तर पर किया जा रहा है। बहुत सी संस्थाएं हैं जो करप्शन को मेजर करने के लिए सूचकांक जारी करते हैं, सर्वे करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं, और उन आंकड़ों का उपयोग करके ये जो संस्थाएं हैं ये विभिन्न देशों के बीच तुलना करते हैं कि यहां पर करप्शन ज्यादा है और यहां पर कम है। तो ये ज्यादा है कम है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि हर देश की संस्कृति अलग है, कार्य प्रणाली अलग है, लोगों की सोच अलग है। किसी देश में जिसे करप्शन माना जाता है हो सकता है किसी दूसरे देश में वो करप्शन ना हो। डेवलपिंग कंट्रीज में जो बातें सामान्य हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में वही बातें जो है करप्शन की श्रेणी में आ जाती हैं। तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जब हम करप्शन को मेजर करने की बात करते हैं। तो यहीं से हमारे इस टॉपिक की शुरुआत हो जाती है कि करप्शन को मेजर कैसे करें, और अगर किया गया है तो
किन आधारों पर किया गया है, वो लोग क्या करते हैं जिससे कि करप्शन का मेजरमेंट को आधार बनाया जा सकता है, और इससे फायदा क्या होगा। अगर करप्शन को मेजर करेंगे तो क्या फायदा होगा, ये भी हम लोग शुरू में ही जान लेते हैं। भाई करप्शन को अगर मेजर करने में हम सफल हो गए, यानी कि अगर इन संस्थाओं ने, यानी जो संस्थाएं करप्शन को मेजर करती हैं, अगर उन देशों के आंकड़ों के आधार पर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भाई हमारे देश में करप्शन क्यों है, किस क्षेत्र में ज्यादा करप्शन है, उसे कम करने के हमारे पास क्या तरीके हो सकते हैं, और अगर हमारे देश में वो तरीके कामयाब नहीं है, सफल नहीं है, तो और क्या सुधार किए जा सकते हैं, वो कौन सी मशीनरी हो सकती है जिससे करप्शन को कम किया जा सकता है। तो ये इंडेक्सेस हमें इन सब चीजों में मदद कर सकते हैं, सरकारों को गाइड कर सकते हैं। इसीलिए करप्शन को मेजर करना जरूरी है, और विश्व स्तर पर बहुत सी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। कुछ बातें जो मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया है। करप्शन इज ए कॉम्प्लेक्स सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फेनोमेना दैट इज प्रिवेलेंट इन ऑल कंट्रीज इन वैरिंग डिग्रीज। मतलब कि करप्शन जो है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक जटिल फिनोमेना है, एक जटिल घटना है, और विश्व के विभिन्न देशों में ये अलग अलग मात्रा में, अलग अलग डिग्रीज में, डिग्री से मतलब यहां पर मात्रा, विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग मात्रा में प्रचलित है, और ये कई चीजों का मिला जुला रूप है। किन चीजों का मिला जुला रूप है, तो सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फेनोमेना। मतलब जब हम करप्शन को मेजर करने जाएंगे तो केवल गणितीय आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। We should have the knowledge of sociology. हमें समाज का भी अध्ययन होना चाहिए। we should have the knowledge of economics. हमें इकोनॉमिक कंसेप्ट भी हमारे पास होना चाहिए, एंड पॉलिटिकल कंसेप्ट भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि करप्शन के डेवलप होने के एक कारण नहीं है। There are so many reasons behind corruption. This is related with social, this is related with political problem, this is related with economic problem also. So go ahead. There is no international consensus on the meaning of corruption. विश्व में करप्शन को लेकर कोई सामान्य परिभाषा नहीं है कि भाई कॉमन डेफिनेशन दे दिया और विश्व के सारे देश इनको मान लें, तो ऐसी कोई सामान्य परिभाषा नहीं है। लेकिन फिर भी एक परिभाषा जो लैम्सड्रॉफ ने, यही परिभाषा जो है ये हमारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो डेफिनेशन हमने बताई थी करप्शन के टाइप्स में, वहां पर भी हमने जिक्र किया था कि मिसयूज ऑफ द पब्लिक पावर फॉर प्राइवेट बेनिफिट। मिसयूज ऑफ पब्लिक पावर यानी जब कोई व्यक्ति, जब कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी जिसको पब्लिक पावर यानी कि सरकारी ताकत मिली हुई है, सरकारी सत्ता, पावर मिला हुआ है, उसको ऑथोरिटी दी गई है, और उसका उपयोग वो अपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए करता है, अपने निजी हित के लिए करता है, तो ये करप्शन है। इस परिभाषा को लेकर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बड़े पैमाने पर काम करती है। तो जब आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का क्रिटिसाइज करेंगे या उसकी आलोचना देखेंगे, कमी देखेंगे, तो उसमें ये कमी दिखाई पड़ती है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो मेजरमेंट ऑफ करप्शन है उसमें गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन को ही ज्यादा मेजर करने की बात की जाती है, जबकि करप्शन तो प्राइवेट सेक्टर में भी है। तो इस कमी को दूर करने के लिए एक दूसरी संस्था ने भी काम किया है, जिसे वर्ल्ड बैंक का जो एक इंडेक्स है जिसको WGI कहते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट इंडिकेटर या वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट इंडिकेटर, ये एक दूसरा WGI नाम से ये जाना जाता है और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया। इसमें जहां एक तरफ पब्लिक सेक्टर में करप्शन को मेजर करने की बात की जाती है, वहीं प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन ये तो बात की बात हुई, यहां पर हम चर्चा ये कर रहे थे कि देखिए करप्शन जो है ये कॉम्प्लेक्स नेचर की घटना है, ये जो है मिसयूज ऑफ पब्लिक पावर फॉर प्राइवेट बेनिफिट है। लेकिन अब ये सवाल होता है कि इज इट पॉसिबल टू मेजर करप्शन, क्या हम करप्शन को मेजर कर सकते हैं जबकि ये इतना कॉम्प्लेक्स है। तो करप्शन इज ए वेरिएबल दैट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। अगर सीधे प्रत्यक्ष रूप से करप्शन को मेजर करने की बात करेंगे तो करप्शन को मेजर करना संभव नहीं है। अपने देश में ही देखिए आप,
भारत में ही स्थिति देखिए कि लोग अपना मकान का नक्शा पास करवाने के लिए नगर निगम को, नगर निगम के अधिकारियों को कुछ अतिरिक्त पैसा दे देते हैं, लेकिन वो किसे बताते हैं, किसे कंप्लेन करते हैं? अब आप कहाँ डाटा कलेक्ट कर पाओगे कि करप्शन हुआ है इस केस में? ऐसे हजारों मामले आते हैं। लोग गाड़ी का लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं, बहुत सारा, जबकि उसका जो वाजिब यानी कि जो निश्चित उसका अमाउंट जमा करने का है लाइसेंस बनाने का, वो एक निश्चित फिक्स राशि है। लोग उससे दोगुना तिगुना राशि देते हैं। वो कहते हैं भाई मुझे तो टाइम नहीं है, ये लाइसेंस बना के हमारे पास दे दो। तो कहने का मतलब ये हुआ, मुश्किल इसलिए हो जाती है लाइसेंस इसको करप्शन को मेजर करना, क्योंकि बहुत सी जानकारी प्रकाश में आ ही नहीं पाती। So many information does not come in light, then how can you measure? तो इसीलिए हमने यहाँ कहा है, is it possible to measure corruption, and if so how? Corruption is a variable that cannot be measured directly. अगर आप सीधे सीधे चाहेंगे कि हम ये आंकड़े जो है करप्शन के एकदम सीधे सीधे कलेक्ट कर लें और हम करप्शन को पता लगा लें कि यहाँ पर इतना करप्शन है, यहाँ पर इतना करप्शन है, ये संभव नहीं होगा। फिर भी देयर आर 2 करप्शन मेजर इंडिसेज। हमारे पास 2 करप्शन मेजर इंडिसेज हैं, 2 करप्शन मेजर इंडिसेज हैं। कौन कौन से? एक सीपीआई, ये बहुत ही प्रचलित है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। आप लोग जब प्रीलिम्स वगैरह देते हैं तो याद करते हैं कि भाई भारत का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है, कहां पर क्या नंबर है, सबसे कम करप्शन किस देश का है। तो ये एक इंडेक्स है, ये एक सूची है, एक सूचकांक है, ये बताते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक आंकड़े तैयार किए विभिन्न देशों से मेजर करके। मेजर यहीं पर बात आती है, मेजर यानी कि मापना। उन्होंने मेजर किया और मेजर करके उन्होंने बताया कि भाई इस देश में जो करप्शन की स्थिति है वो ऐसी है और इसके कारण से करप्शन यहां पर ज्यादा है और इनकी रैंकिंग नीचे है। और इसी आधार पे भारत 80वें नंबर पे आ जाता है और न्यूजीलैंड या डेनमार्क जो है वो पहले नंबर पे आ जाता है। अब हर साल ये आंकड़े बदलते रहते हैं, ये मैंने 2019 के आधार पे बताया, लेकिन ज्यादातर जगहों पर आप देखेंगे, ज्यादातर सालों में ये जो देश है न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, यहाँ पर करप्शन जो है थोड़ा कम ही रहता है। दूसरा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स WGI को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स। यहाँ गवर्नेंस से मतलब है, यहाँ गवर्नेंस, वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर बाय वर्ल्ड बैंक। तो अब ये ध्यान रखना है कि WGI कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। CPI कौन जारी करता है, तो TI यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। और अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो करप्शन होता है, ये करप्शन जो है केवल एक ही तरह के तो नहीं होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करप्शन। तो ये भी एक समस्या आ जाती है कि किस तरह का करप्शन है और उसे मेजर कैसे करें। तो मैंने यहाँ पर ये 5 नाम लिखे हैं। यहाँ पर एक है ये ब्राइबरी, यानी कि रिश्वत देना, घूस देना, घूस लेना। सरकारी क्षेत्र में जनरली ज्यादातर होता है गिवन और टेकन इन करप्ट रिलेशनशिप, यानी कि भ्रष्टाचार युक्त संबंधों में कुछ पैसा देना या कुछ पैसा लेना। हमने एक छोटा सा काम कर दिया, 500 रुपए दे दिए। कोई बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया, 100 रुपए उसकी फीस थी, 200 रुपए ले लिए। यानी कि सुविधा शुल्क के रूप में कि हमने आपको थोड़ा जल्दी काम करके दे दिया तो आप हमें अतिरिक्त पैसा दे दो, वो सब ब्राइबरी के लक्षण हैं, वो सब ब्राइबरी कहलाते हैं। एम्बेजलमेंट मतलब हो गया कि जो रिसोर्सेज हैं, जो भारत के, जो हमारे देश की जो रिसोर्सेज हैं या किसी भी देश में जो रिसोर्सेज हैं, अगर उस रिसोर्सेज की हेरा फेरी हो रही है, उस रिसोर्सेज का जितनी कीमत लोगों को मिलनी चाहिए, जितनी सरकार के खजाने में बदले में जितना पैसा आना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, एम्बेजलमेंट हो गया, यानी कि धोखाधड़ी। एम्बेजलमेंट मतलब धोखाधड़ी। और एम्बेजलमेंट में तो चलिए जो है इसमें रिसोर्सेज से रिलेटेड चीजें होती हैं। और अगर फ्रॉड की बात करेंगे तो जैसे बैंक फ्रॉड है ना, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फ्रॉड, इकोनॉमिक क्राइम जो होते हैं ज्यादातर वो फ्रॉड की श्रेणी में होते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि करप्शन को मेजर करने के लिए करप्शन किस तरह का है
इस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ये ब्राइबरी है, क्या ये एम्बेजलमेंट है, क्या ये फ्रॉड है, या फिर एक्सटॉर्शन है। एक्सटॉर्शन मतलब जबरन वसूली, जबरदस्ती डरा करके, है ना, धमका करके, वायलेंस, थ्रेट, कोर्सन, इन सब तरीकों से लोगों से जब पैसा वसूला जाता है जो कि अवैधानिक है, गैर कानूनी है, और लोग अपनी जेबें भर लेते हैं, तो क्या हो गया ये हो गया एक्सटॉर्शन। तो ये अलग अलग तरह के करप्शन हो गए। तो इनको मेजर करने के लिए भी हमको अलग अलग तरह से प्रयास करने पड़ेंगे। और एक और तरीका पेट्टी एंड द ग्रैंड करप्शन। ग्रैंड करप्शन मतलब बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, जो राजनीतिक स्तर पर यानी पॉलिटिकली जो करप्शन होते हैं, दैट इज द ग्रैंड करप्शन। और पेट्टी यानी कि छोटे छोटे क्षुद्र 100, 50, 200, 500, 1000, 2000 रुपए के लिए पैसे का लेन देन करना गलत तरीके से, पेट्टी करप्शन हो गया। यहां पर ये बात हमने इसलिए बताई आपको कि जब आप करप्शन को मेजर करने की बात करेंगे तो हमको जरूरत ये पड़ेगी कि किस तरह का करप्शन है। क्या ये पेटी करप्शन हो रहा है, क्या ग्रैंड करप्शन हो रहा है, ये एक्सटॉर्शन के माध्यम से करप्शन हो रहा है, एम्बेजलमेंट हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि जो संस्थाएं करप्शन को मेजर करती होंगी वो क्या करेंगी, वो यही करेंगे ना, कुछ मेथड्स एडॉप्ट करेंगे, कुछ तरीका निकालेंगे कि हमें करप्शन को मेजर करना है, किस देश में करप्शन कितना हो रहा है, किस विभाग में ज्यादा करप्शन हो रहा है, किस विभाग में कम करप्शन हो रहा है। बहुत सारे तो विभाग पता ही होता है हम लोगों को कि इस विभाग में ज्यादा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, और नगर निगम नगर पालिका का क्षेत्र हो गया। स्वाभाविक है, आप किसी भी राज्य में देखेंगे तो इन क्षेत्रों में ज्यादा करप्शन के चांसेस रहते हैं, यानी कि ये करप्शन प्रोन एरियाज में आते हैं, यानी जहां पर करप्शन की संभावना ज्यादा होती है। तो करप्शन को मेजर करने के लिए जब मेथड्स की बात करेंगे तो देखिए इसको मेजर करेंगे रीजनल लेवल पे, यानी कि छोटे स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे। एक शहर चुन लिया और उस शहर की स्थिति के आधार पर लोगों से बातचीत की, वहां के एक्सपर्ट से मिले, लोगों से विचार लिए, उनको जाना कि भाई वो क्या सोचते करप्शन के बारे में, उनके अनुभव क्या है करप्शन के बारे में। तो रीजनल लेवल पे मान लीजिए भारत में आपको स्टडी करना है और आपने एक एरिया चुन लिया कि हमें सेंट्रल रीजन में करप्शन की स्थिति पता करना है, या नॉर्थ ईस्ट में करप्शन की स्थिति पता करना है, या दक्षिण भारत के क्षेत्र में करप्शन की स्थिति पता करना है। एक राज्य भी चुन सकते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है, गोवा में स्थिति क्या है, महाराष्ट्र में स्थिति क्या है। तो रीजनल हो गया। नेशनल लेवल पे कर सकते, पूरे देश के अंदर आप पूरे देश में सर्वे करके, और ग्लोबल लेवल मतलब बहुत सारे देशों में आप सर्वे करिए और फिर उसकी रैंकिंग बनाइए। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और ये जो वर्ल्ड बैंक है, ये सब ग्लोबल जो है स्टडी करते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे स्टडी करते हैं। मान लीजिए हम देश के अंदर करना चाहते हैं तो नेशनल स्टडी करना पड़ेगा, और एक क्षेत्र के अंदर करना चाहते हैं, एक डिपार्टमेंट के अंदर करना चाहते हैं कि एक राज्य के भीतर 10 डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में ज्यादा करप्शन है, किसमें कम। जिसमें ज्यादा करप्शन होगा उसके लिए अलग मेजर्स होंगे, अलग मापदंड होंगे, अलग क्वेश्चनआयर बनाए जाएंगे, और उस तरह से उस क्षेत्र से हम क्या करेंगे, जानकारी निकाल लेंगे, और जानकारी निकाल के उनका कंपैरिजन कर लेंगे। और जब कंपैरिजन कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई हमारा ये जो विभाग है, हमारे जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, या हमारा जो जमीन की रजिस्ट्री करने वाला डिपार्टमेंट है, वहां ज्यादा करप्शन हो रहा है। तो फिर वैसे ही हम रूल्स बना लेंगे, कानून बनाएंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, और कर भी रहे। ये इन्हीं सब चीजों से सुधार भी हो रहा है, तो हम लोग कर भी रहे हैं ये सब काम। और देखिए आप, जैसे एक तो हो गया करप्शन को मेजर हम रीजनल लेवल पे कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे कर सकते हैं। दूसरा है इंडिकेटर्स प्रूव्ड वेरी यूजफुल। अब इसमें एक और चीज आ जाता है, इंडिकेटर्स, सूचकांक बहुत यूजफुल होता है जब हम करप्शन को मेजर करते हैं। जैसे क्रॉस कंट्री कंपैरिजन के लिए, कैसे, तो दो देशों के बीच तुलना करने के लिए जरूरी रहता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, एंड रिलेशन बिटवीन करप्शन एंड अदर वेरिएबल्स। यानी देखिए करप्शन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। किसी
देश की एजुकेशन की स्थिति क्या है, वहाँ पॉवर्टी की स्थिति क्या है, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की स्थिति क्या है। तो यहाँ वेरिएबल से मतलब यही है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और वो वेरिएबल जो है वो करप्शन को प्रभावित करते हैं, करप्शन भ्रष्टाचार को प्रभावित करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी कि सांख्यिकी विश्लेषण करने में, देशों के बीच तुलना करने में और वेरिएबल्स के साथ करप्शन का जो संबंध है उसको जानने में हमें ये इंडिकेटर्स वाला जो ये बहुत यूजफुल होता है, ये सूचकांक मदद करता है। अब जब इंडिकेटर मदद करता है तो भाई ये बात आती है कि इंडिकेटर आपको मिलेंगे कहां से, कौन कौन से इंडिकेटर आपको मिलेंगे, यानी कि आप करप्शन को मेजर करना चाहते हैं तो इंडिकेटर बताइए। तो देखिए इंडिकेटर हमको प्राप्त करने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां रखे हैं, परसेप्शन बेस्ड इंडिकेटर एंड एक्सपीरियंस बेस्ड इंडिकेटर्स। आप हल्के दिमाग से लीजिए चीजों को, बहुत कठिनाई बहुत जटिल नहीं है, अगर हल्के दिमाग से लेंगे आपको मेरी बात समझ में आएगी। अब यहां पर क्या बताया मैंने, इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब संकेतक, संकेतक मतलब जो करप्शन को संकेत करता है, इंडिकेट करता है। क्या है तो परसेप्शन बेस्ड, परसेप्शन मतलब होता है समझ, यानी कि लोग क्या समझते हैं करप्शन के बारे में, उनकी समझ क्या है, वो किसी करप्शन को, पेटी करप्शन के बारे में या ग्रैंड करप्शन के बारे में या ब्राइबरी के बारे में या एम्बेजलमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। और दूसरा होता है एक्सपीरियंस, उन्होंने पिछले 2, 4, 5 सालों में करप्शन के फील्ड में क्या अनुभव किया, क्या महसूस किया, उन्होंने अच्छा महसूस किया, बुरा महसूस किया, ज्यादा करप्शन हो रहा, आखिर हुआ क्या उनके साथ, तो वो अनुभव शेयर करेंगे। तो अनुभव शेयर करके और समझ शेयर करके आप इंडिकेटर तैयार कर सकते हैं। अब आगे बात ये आती है कि ये इंडिकेटर्स जो हैं ये भी दो चीजों पर निर्भर करते हैं, एक तो सिंगल डाटा सोर्स, सिंगल डाटा सोर्स, और दूसरा होता है कंपोजिट इंडिकेटर्स। सिंगल डाटा सोर्स का मतलब क्या हुआ, किसी एक इंस्टीट्यूशन से या किसी एक संस्था से सर्वे कराया और उसी सर्वे का उपयोग करके आपने इंडिकेटर बना लिया। और जब 2-3 इंस्टीट्यूशन से सर्वे करवा करके और उसके आधार पर आप अगर इंडिकेटर बनाएंगे तो वो हो गया कंपोजिट इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स क्या मदद कर रहे हैं आपके, इंडिकेटर्स जो है सर्वे के माध्यम से आपको करप्शन की स्थिति के बारे में बता रहे हैं, कंडीशन ऑफ करप्शन जो है बता रहे हैं। और एक होता है प्रॉक्सी इंडिकेटर, इसमें तो सीधा सीधा प्रश्न पूछते ही नहीं करप्शन के बारे में, इसमें करप्शन के बारे में प्रॉक्सी यानी कि छद्म तरीके से ये स्टडी की जाती है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उन ऑफिसेज में कोई काम कितने दिनों में होता है, समय पर काम होता है कि नहीं, वो आंकड़े इकट्ठा करते हैं। फिर और दूसरा क्या देखेंगे तो अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी क्या है, फिर ये देखेंगे कि जो काम जो अधिकारी या कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है वो काम कितने दिनों में पूरा होता है। वो काम तो होना चाहिए 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, अगर हो रहा है 2 महीने में, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं इसके पीछे लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म है और गड़बड़ी की संभावना है। तो प्रॉक्सी इंडिकेटर के माध्यम से भी डाटा को कलेक्ट किया जाता है। फिर ये भी देखते हैं क्या कितनी एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस हैं इस देश में या यहाँ पर इस रीजन में, कितने इस विभाग में भी सोच सकते हैं, वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, क्या पता कर रहे हैं कि इस विभाग में विजिलेंस कमिटी है कि नहीं, इस विभाग में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, अगर अधिकारियों के ऊपर अगर करप्शन के चार्जेस लगते हैं तो उनको सजा क्या मिलती है। तो वो सजा का अध्ययन करते हैं, पनिशमेंट क्या दिया गया, वो इस बात का अध्ययन करते हैं कि एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन है कि नहीं, वो इस बात का अध्ययन करते हैं कि गुड गवर्नेंस यानी गुड गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना या काम को एक निश्चित समय में पूरा कर देना, वो सिटीजन चार्टर का उपयोग करना, ट्रांसपेरेंसी का जो रूल है यानी कि
जो पारदर्शिता है उसका पालन करना, वो सब है कि नहीं, उसकी स्टडी करके इंडिकेटर्स बना लेते तो हो गया प्रॉक्सी इंडिकेटर्स। तो इस तरह से इंडिकेटर्स जो हैं ये भी मदद करते हैं इस मेजरमेंट ऑफ करप्शन में, यानी कि भ्रष्टाचार को मापने में। अब और एक महत्वपूर्ण चीज देखिए, अब मापने जाएंगे तो कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना पड़ेगा आपको, मेथोडोलॉजी। तो देखिए हमारे पास दो इंस्टीट्यूशन की बात मैं कर रहा हूं, एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। अभी मैंने पहले भी चर्चा की थी, जो वर्ल्ड बैंक है वो WGI तैयार करती है और जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये CPI तैयार करती है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें बताए हैं। देखिए एक तो देखिए ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल CPI रैंक्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन परसीव्ड इन पब्लिक ऑफिशियल एंड पॉलिटिशियंस। ये चीज ध्यान रखने का है क्योंकि ये डिफरेंस क्रिएट करने में आपको मदद करेगा। ये जो पब्लिक ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस हैं स्पेशली इनमें करप्शन क्या है, इसके लिए ये जो है ये संस्था जानी जाती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, क्योंकि इन्होंने अपनी डेफिनेशन में भी इसका उपयोग किया था कि जो पब्लिक पावर का उपयोग प्राइवेट बेनिफिट में करते तो ये करप्शन है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा एक कंपोजिट इंडेक्स, ए पोल ऑफ पोल, ये क्या करते हैं? पोल ऑफ पोल्स। पोल मतलब यहां होता है कि ओपिनियन पता करना, सर्वे करना। पोल ऑफ पोल्स मतलब बहुत सारे पोल्स करवाए, किसी भी देश में बहुत सारे लोगों से ओपिनियन लिए, जानकारी ली और उन जानकारियों से एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो सब जगह कॉमन थी वो तैयार कर ली। तो एक पोल ऑफ पोल्स। कंपोजिट इंडेक्स का मैंने पहले भी बताया था, ऐसा इंडेक्स जो किसी एक सर्वे पर आधारित नहीं है, बहुत सारे सर्वे को मिला करके तैयार किया गया है। डाटा फ्रॉम एक्सपर्ट, अच्छा और कहां से डाटा? तो ऐसे जैसे भारत में ही है तो भारत में बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सोशल सेक्टर में काम करने वाली जो NGOs हैं, उन सब से क्या करेंगे? डाटा कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा सर्वे, बिजनेस सर्वे बाय वैरायटी इंडिपेंडेंट एंड रेपुटेड इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे जो रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी क्या करते हैं? ये डाटा कलेक्ट करते हैं। व्यूज फ्रॉम एक्सपर्ट लिविंग इन दैट कंट्री, उस देश में जो बहुत सारे उसी फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनके विचार भी लेते हैं। अब आ गया समझ में आपको कि कैसे मेजर करेंगे? जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहे हैं कि भाई हमको मेजर करना है तो हम एक्सपर्ट के व्यूज भी लेते हैं, हम जो सर्वे अलग अलग बिजनेस सर्वे होते हैं इंडिपेंडेंटली किया किसी फील्ड में काम करने के लिए, हम उसे भी कलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा पोल ऑफ पोल्स, अगर कोई किसी फील्ड में हमको जानकारी इकट्ठा करना है तो हम पोल्स कराते हैं और उन पोल्स में से एक अलग से पोल निकालते हैं। जैसे आपने चुनाव के दौरान भी देखा होगा, है ना, चुनाव के दौरान क्या होता है? चुनाव के बाद बहुत सारे जो मीडिया वाले जो रहते हैं वो क्या करते हैं? पोल करते हैं, मतलब लोगों के ओपिनियन जानते हैं और बहुत सारे ओपिनियन में से एक बड़ा ओपिनियन निकाल लेते हैं कि भाई ये सब में कॉमन है इसलिए ये सही होगा। तो ठीक ये लोग भी इसी तरह से काम करते हैं। अब एक और चीज, इन CPI क्वेश्चंस आस्क्ड related to misuse of public power for private benefit, examples of जैसे ब्राइबरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, वो एम्बेजलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, और इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी करप्शन एफर्ट से रिलेशन क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो करप्शन को मेजर करता है वो ज्यादातर मेजरमेंट उनका गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल सेक्टर में होता है। तो क्वेश्चंस भी उसी पे आधारित रहते हैं। कैसे? तो जैसे वो पूछेंगे ब्राइबरी, घूस दिया है क्या आपने, वो क्वेश्चन पूछेंगे कितना घूस दिया, क्यों दिया, आपके साथ क्या व्यवहार किया गया, कितने दिनों में काम, ऐसे क्वेश्चनायर बना लेंगे और उस क्वेश्चनायर के आधार पर व्यक्तियों से पोल करेंगे, जानकारी लेंगे। एम्बेजलमेंट के बारे में जानकारी कुछ एक्सपर्ट होते हैं जिनको जानकारी रहती है कि यहां पर इस तरह से गड़बड़ी होती है, इस तरह से जो अधिकारी हैं वो रिसोर्सेज, जो देश के जो रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज का दुरुपयोग करते हैं, अपने हित में उपयोग कर लेते हैं, एम्बेजलमेंट के बारे में। और इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी करप्शन एफर्ट्स, यानी कि देश के भीतर जो एंटी करप्शन यानी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से
ये जानकारी जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इकट्ठा की जाती है। और सीपीआई रैंक्स कंट्रीज ऑन 0 to 100, और इस आधार पर जो वो सर्वे करते हैं, जो जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्ट जो देश होगा उसको देते 0 नंबर, और जो सबसे कम भ्रष्ट देश होगा उसको मिलता है 100 नंबर। तो देखिए थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो हर जगह है, तभी तो आपको बताया कि 2019 वाली जो रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में की, उसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क को 87 पॉइंट्स मिले, यानी 13 पॉइंट तो वहां भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एंटी करप्शन इफेक्टिवनेस में कमी है, कहीं ना कहीं ब्राइबरी की संभावना है, एम्बेजलमेंट हो रहा है, मिसयूज ऑफ पब्लिक पावर फॉर प्राइवेट बेनिफिट हो रहा है, और इन्हीं सब के आधार पर पॉइंट्स, अब जहां पर ब्राइबरी ज्यादा होगा, एम्बेजलमेंट ज्यादा होगा, इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी करप्शन एफर्ट जो है वो कम होगा, वहां पर करप्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसे मेजरमेंट ऑफ करप्शन को समझ सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक इस करप्शन के इस मेजरमेंट से पूरी तरह सहमत नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपना अलग बनाया, अलग इंडिकेटर बनाया, वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं WGI। आप अगर इसे ध्यान भी रखेंगे तो हो सकता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपको काम आ जाए कि भाई WGI कौन तैयार करते हैं, CPI कौन तैयार करते हैं। और इसके अगली क्लास में मैं आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो अलग अलग इंडिकेटर्स तैयार किए जाते हैं, अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं, वो भी बताएंगे। यहां पर हम केवल आपको मेजरिंग ऑफ करप्शन यानी भ्रष्टाचार को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस जो इंडिकेटर है, वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा तैयार किया जाता है, ये क्या करते हैं, ये 6 बेसिस के आधार पर मेजर करते हैं। दे हैव डेवलप 6 बेसिस। कौन कौन से बेसिस है, 6 डायमेंशंस ऑफ गवर्नेंस, यानी कि अच्छे प्रशासन के 6 डायमेंशन इनके हिसाब से। पहली चीज वॉइस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो जनता के प्रति कितना अकाउंटेबल है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उस देश में स्टेबिलिटी जो है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है। अब स्टेबिलिटी कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं करप्शन की संभावना ज्यादा हो गई। अगर अधिकारी जो है अकाउंटेबल नहीं है जनता के प्रति, मतलब भ्रष्टाचार की संभावना ज्यादा हो गई। और आगे बढ़ते हैं, एब्सेंस ऑफ वायलेंस, उस देश में हिंसा कितनी कम है। अगर हिंसा ज्यादा है मतलब भ्रष्टाचार ज्यादा है, हिंसा ज्यादा है यानी वायलेंस इज मोर, करप्शन इज मोर। तो वर्ल्ड बैंक इन सब बिंदुओं के आधार पर जो है पॉइंट्स देती है। और क्या करते हैं, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, यानी गवर्नमेंट जो है वो कितना प्रभावशाली है, लोगों के लिए जो योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम बन रही हैं, गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, उनमें कितने इफेक्टिवली काम कर रही है। नहीं तो पता चला 100 रुपए खर्च करने के लिए दिया गया और लोगों तक 25 रुपए पहुंचा, तो 75 रुपए कहां गया, करप्शन हो गया। इफेक्टिवनेस, कितना इफेक्टिव गवर्नमेंट जो है काम कर रही है। एंड ये जो है रेगुलेटरी क्वालिटी, यानी जो रेगुलेशन बना हुआ है, यानी कि जो रेगुलेट करने वाली संस्थाएं, करप्शन को कम करने वाली संस्थाएं हैं, वो कितने अच्छे ढंग से रेगुलेट कर रही है। और रूल ऑफ लॉ, कानून का पालन कितनी अच्छी तरह से हो रहा है। अगर रूल ऑफ लॉ का अच्छी तरह पालन हो रहा है मतलब करप्शन कम है। अगर गवर्नमेंट का जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हुआ, जैसे आपकी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, लोकपाल और लोकायुक्त हैं, जैसे हमारे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, जैसे हमारी और भी संस्थाएं, CBO है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर है, विभिन्न विभागों में जो है कंट्रोल करप्शन को रोकने वाली संस्थाएं हैं, ये सब अल्टीमेटली CBI
यूपीआई है, अगर ये इफेक्टिवली काम कर रही है मतलब करप्शन क्या है, कम है। वायलेंस अगर कम है तो मतलब करप्शन कम है। अगर सरकारें स्टेबल होके काम कर रही है तो करप्शन कम है। अगर हमारे अधिकारी और जो हमारे पॉलिटिशियन है अगर जनता के प्रति अकाउंटेबल होके काम कर रहे तो करप्शन कम है। तो इन आधारों पर, इन बिंदुओं के आधार पर ये क्या करते हैं, ये तैयार करते हैं एक इंडेक्स वर्ल्ड बैंक और बताते हैं कि देखिए आपके देश में करप्शन की ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि देखिए हम आपके देश में अकाउंटेबिलिटी की मात्रा कम है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम है, वायलेंस जो है ज्यादा है, गवर्नमेंट का जो इफेक्टिवनेस है वो कम है, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन बना रखे लेकिन प्रभावी नहीं है उनका, कुछ रूल ऑफ लॉ का पालन ही नहीं होता। लोग जो है जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा पावर है, वो मजे में है और एक गरीब और सामान्य व्यक्ति की जिंदगी दुभर है, बहुत बेकार है। ये इन सब बिंदुओं के आधार पर ये तय करते हैं WGI। और एक चीज बाद में और शामिल किया गया है, उसको बोलते हैं कंट्रोल ऑफ करप्शन। वर्ल्ड बैंक ने कंट्रोल ऑफ करप्शन को भी इसमें शामिल किया। तो कंट्रोल ऑफ करप्शन का मतलब क्या हो गया कि कितना आप कंट्रोल कर पा रहे हो करप्शन। करप्शन तो हो रहा है लेकिन उसे कितना कंट्रोल कर पा रहे हो। कंट्रोल मतलब जो करप्टेड ऑफिसर्स हैं या पॉलिटिशियन है उनको सजा दे पा रहे हैं कि नहीं, जो करप्शन के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो लॉ है उसे प्रभावी ढंग से लागू कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इन सब बिंदुओं के आधार पर भी, मापदंड के आधार पर भी हम करप्शन को मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से करप्शन को मेजर करने के लिए वर्ल्ड बैंक भी प्रयास करती है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कोशिश कर रही है। और इस तरह से आप देख रहे होंगे कि करप्शन को मेजर किया जा सकता है। लेकिन जो समस्या मैंने शुरू में बताई कि इसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और साथ ही साथ सोशल चीजों को शामिल करके अध्ययन करना पड़ता है और वो सब चीजों को अध्ययन करके इसके अलावा लोगों के जो एक्सपर्ट के व्यूज हैं, अलग अलग तरह के सर्वे, अलग अलग तरह के पोल, उन पोल को आधार पर एक मेजर पोल, वो सब ले करके जब हम आंकड़ों को इकट्ठा करके सोचते हैं और फिर जब उनको बिंदु पॉइंट्स देते हैं तो इंडेक्स तैयार होता है और करप्शन को इस ढंग से मेजर कर सकते हैं। अब भारत जैसे देश में जहां पर कि गरीबी यानी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और हमारे पास सेक्स रेशियो में इतना ज्यादा अंतर है तो वहां पर इन बिंदुओं को लेकर भी करप्शन को मेजर करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर एक डिफरेंट एंगल है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज को ध्यान में रखे कि सेलेक्टेड प्रो पुअर एंड जेंडर सेंसिटिव इंडिकेटर्स फॉर करप्शन, यानी ऐसे देश जहां पर गरीबी ज्यादा है और जो लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी ज्यादा है, वहां पर भी कुछ बिंदुओं के आधार पर जो है हम लोग आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं और वो आंकड़े भी हमें करप्शन को मेजर करने में मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पर देखे हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ पुअर हाउसहोल्ड्स यूजिंग पब्लिक सर्विसेज हु एक्सपीरियंस्ड करप्शन डायरेक्टली इन 12 मंथ्स। अब यहां पर एक आंकड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा कि ऐसे गरीब लोग यानी ऐसे गृहस्थ यानी ऐसे परिवार जो गरीब हैं, अब वो गरीबी की परिभाषा के आधार पर अलग अलग देशों में गरीबी अलग अलग होगी, तो भारत के संदर्भ में जो भी गरीबी की परिभाषा है उसे मान लेते हैं। तो उस आधार पे पिछले 12 महीनों में उन्होंने जो करप्शन के संबंध में या पब्लिक सर्विसेज यानी वो जो भी चीज, मान लीजिए वो अपने राशन कार्ड के आधार पर अगर अनाज लेने गए तो उन्होंने क्या महसूस किया, क्या उनको सही अनाज मिला, अगर अनाज मिला तो क्या उससे पैसे मांगे गए या नहीं उसे अनाज दिया गया, जो अनाज उसे दिया जाना था वो किसी और को दे दिया गया। मतलब ऐसा एक कंसीडरेशन कर लेते हैं कि ऐसे कितने लोग थे, ऐसे कितने गरीब लोग थे जिन्होंने इस तरह के अनुभव किए, वो अनुभव बताएंगे। तो परसेंटेज ऑफ पुअर हाउसहोल्ड्स यूजिंग पब्लिक सर्विसेज हु एक्सपीरियंस्ड करप्शन डायरेक्टली इन 12 मंथ। तो यहाँ पर परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा। मान लीजिए 100 ऐसे लोगों से इंटरव्यू लिया और हमें 75 लोगों ने बोला कि हमारे साथ इस तरह से करप्शन हुआ, तो इसका मतलब 75% लोग जो है वो करप्शन के बारे में
बोल रहे हैं कि हमारे साथ करप्शन हुआ, यानी करप्शन की मात्रा ज्यादा है, और वो भी किसके साथ? गरीब लोगों के साथ, पुअर, पुअर यानी कि गरीबी से जो लोग जूझ रहे हैं उनके साथ। एक और आंकड़ा देखिए, परसेंटेज ऑफ रिपोर्टेड करप्शन इन पब्लिक एजेंसीज टू पर्टिकुलर रेलिवेंस टू द पुअर, एजुकेशन, हेल्थ एंड पुलिस। मतलब ये जो लोग हैं, यानी जो गरीब लोग हैं, उन्होंने यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और पुलिस से रिलेटेड कोई करप्शन का उन्होंने रिपोर्ट की है, यानी कि जानकारी दी है, वो परसेंटेज भी निकाल लेंगे। तीसरी चीज, परसेंटेज ऑफ पुअर हाउस होल्ड बिलीव दैट करप्शन इज अनचेंज्ड और राइजिंग। अब उस क्वेश्चनायर में वो जो प्रश्नावली बनाएंगे, उस प्रश्नावली में ये भी क्वेश्चन डाल देंगे कि क्या वो लोग ये सोचते हैं कि करप्शन खत्म हो जाएगा, या करप्शन धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, या फिर बढ़ जाएगा, क्या चीज वो बताना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमको करप्शन के बारे में उन लोगों से जानकारी मिल रही है जो वास्तव में बहुत ही पिछड़े पौधान पर हैं, सबसे गरीब हैं, और उनसे हम आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं करप्शन के बारे में। रेशियो ऑफ वुमेन टू मेन एम्प्लॉयड इन सिविल सर्विसेज, यानी लोक सेवा में महिलाओं का प्रतिशत कितना है और पुरुषों का प्रतिशत कितना है, इसके आधार पर भी करप्शन को मेजर करने में मदद मिलेगी। अगर किसी देश में महिलाओं और पुरुषों की संख्या लोक सेवा में लगभग बराबर है तो मानेंगे कि करप्शन वहां कम होगा, और महिलाओं की संख्या है 5 से 10% और उन्हीं सेवाओं में पुरुषों की संख्या 90% है, तो इतना बड़ा गैप क्यों है? कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी है, लैंगिक असमानता है, और ये करप्शन के लिए ये जो है उत्तरदायी है। तो और शुरू में भी हमने बताया था एक जगह कि एक सर्वे के मुताबिक उन सेवाओं में या उन सेक्टर्स में जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा थी वहां पर करप्शन कम था, और जहां पर पुरुषों की संख्या ज्यादा थी वहां पर करप्शन की मात्रा ज्यादा थी। तो यहाँ पर ये आंकड़े भी हमारे ये मेजर करने में, करप्शन को मेजर करने में काम आते हैं। इसके अलावा देखिए एक और आंकड़ा अलग टाइप का है कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विद पब्लिक सर्विसेज एक्सप्रेस्ड बाय वुमेन इन पुअर हाउस होल्ड्स। अब वो जो गरीब घरों में जो महिलाएं हैं उनसे क्वेश्चन आयर देंगे, उनसे पूछेंगे कि पिछले कुछ समय में आप लोगों ने आपको जो सेवाएं मिल रही हैं या आपको सरकार के द्वारा जो मदद दी जा रही है, जो कार्यक्रम सरकार चला रही है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं या कितने नाराज हैं या कितने दुखी हैं, ऐसे लोगों का परसेंटेज भी निकाल लें। तो आप समझ गए होंगे कि इन आंकड़ों से भी हम भ्रष्टाचार के जो मेजर हैं, भ्रष्टाचार को मेजर करने में हमें मदद मिलेगी। और एक आंकड़ा है नंबर ऑफ करप्शन का, यानी कि करप्शन से रिलेटेड आंकड़े अगर इकट्ठा कर ले तो देखिए एक है कि मेथड ऑफ रिपोर्टिंग करप्शन, यानी कि करप्शन के बारे में कैसे जानकारी दी गई। क्या फोन के द्वारा जानकारी दी गई, लेटर के द्वारा जानकारी दी गई, फैक्स के द्वारा जानकारी दी गई, मेल के द्वारा जानकारी दी गई, कैसे बताया गया, डायरेक्टली जाके बताया गया, किस तरह से इंफॉर्मेशन मिला, ये आंकड़ा भी इकट्ठा कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिपोर्ट्स रिलेटेड टू, आखिर किस विभाग से रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था, क्या वो रिपोर्ट एनजीओ से रिलेटेड था, क्या वो रिपोर्ट प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड था, क्या वो रिपोर्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, क्या वो रिपोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, किस विभाग से संबंधित ज्यादातर रिपोर्ट आई है, इससे भी करप्शन को मेजर करने में मदद मिलेगी। फिर एक और चीज देखिए आप, आइडेंटिफाई पर्सन, यानी जो करप्शन के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं क्या वो अपना नाम छुपा रहे हैं या फिर अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं। अब इससे भी फर्क पड़ता है करप्शन को मेजर करने में, इससे भी मदद मिलेगी। अगर व्यक्ति अपना नाम छुपा रहा है तो इसका मतलब है कि करप्शन करने वाले जो है उनका इतना ज्यादा भय है कि अपना नाम नहीं बताना चाहता। करप्शन रोकने वाली जो मशीनरी है, एंटी करप्शन मशीनरी जो है उतनी प्रभावशाली नहीं हो पा रही है। जो व्हिसिल ब्लोइंग जो पॉलिसी है, व्हिसिल ब्लोइंग जो एक्ट है वो उतना प्रभावशाली नहीं हो पा रहा है। तो ये इन सब चीजों से आपको मेजर करने में मदद मिलती है। और एक चीज देखिए, टाइप ऑफ करप्शन,
किस तरह का करप्शन हो रहा है, क्या ब्राइबरी हो रही है, क्या एम्बेजलमेंट हो रहा है, क्या फ्रॉड हो रहा है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, इसके आंकड़े इकट्ठा कर लीजिए। एक्सटॉर्शन के कितने केसेस हैं, ब्राइबरी के कितनी केसेस हैं, पेटी करप्शन के कितने केसेस हैं, है ना, ग्रैंड करप्शन के कितने केसेस हैं। अब इनकी एक सूची बना करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इतने करप्शन के मामले जो है, पेटी करप्शन, इतने एक्सटॉर्शन, इतने ब्राइबरी, तो उससे भी आपको इंडेक्स बनाने में, सूची बनाने में मदद मिलेगी। लोकेशन के आधार पे रूरल सेक्टर में कितना करप्शन हो रहा है और अर्बन सेक्टर में कितना करप्शन हो रहा है। अर्बन सेक्टर में क्या रिपोर्ट है, कितनी सूचनाएं आ रही हैं, थाने में कितनी जो है रिपोर्ट की गई है, और साथ ही साथ जो रूरल एरियाज हैं उन रूरल एरियाज में अधिकारियों के पास कितनी रिपोर्ट आई है, जो शहरी एरिया है वहां पर कितनी रिपोर्ट आई है। तो इस तरह से आप जो है करप्शन के मेजर करने के लिए एक इन साधनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर करप्शन का जो एरिया, देखिए दो जगहों पर आप करप्शन को मेजर करने में मदद मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जो प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं वो प्रशासनिक अधिकारी अपनी ड्यूटी को कितनी इंटेग्रिटी के साथ निभा रहे हैं, जो काम उन्हें दिया जा रहा है वो काम समय पर पूरा हो रहा है कि नहीं, वो काम करने में वो कितना समय लगा रहे हैं, जो उनको ड्यूटी दी गई, मान लीजिए किसी अधिकारी को दिया गया है टैक्स कलेक्ट करने की ड्यूटी, किसी अधिकारी या कर्मचारी को दिया गया है कि किसी योजना या नीति को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी, तो वो योजना या नीति का कार्यक्रम का क्रियान्वयन कितनी समय में और कितने लोगों तक पहुंच पा रहा है, इन सब चीजों से भी हमें जानकारी मिल जाती है। और फिर आता है कि क्रिमिनल और द लीगल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि थाने में कितने केस दर्ज हुए, सीबीसी के पास कितने मामले गए, लोकपाल और लोकायुक्त के पास कितने प्रकरण आए, इन सब आंकड़ों के आधार पर हम करप्शन को मेजर कर सकते हैं। लेकिन करप्शन को जब भी मेजर करेंगे तो इसमें दो बातों को ध्यान रखना है। करप्शन को मेजर करने का जो तरीका है वो स्मार्ट होना चाहिए और क्रीम होना चाहिए, या यूं कहें कि क्रीम स्मार्ट होना चाहिए। क्रीम स्मार्ट का मतलब क्या हुआ कि क्लीन, यानी कि उसमें करप्शन को मेजर करने में करप्शन ना हो, क्लीन होना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार कि करप्शन के आंकड़े में जो है अपने आप को कम करप्ट दिखाने के लिए कई सरकारें क्या करती हैं, इन संस्थाओं को ही खरीद लेती है कि भैया मेरा सर्वे जो है थोड़ा ऐसा कर दो, तो हम क्या करेंगे, जनता को दिखाएंगे अगले इलेक्शन में कि देखो हमारे यहाँ करप्शन कम हो गया। तो ये भी एक करप्शन होता है, तो इससे भी बचना पड़ेगा। तो क्लीन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो है रेलिवेंट होना चाहिए, यानी कि समय के मुताबिक, समय और परिस्थिति के मुताबिक आंकड़े होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक, बहुत खर्चीला नहीं होना चाहिए, बहुत खर्चीला नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई एक निश्चित जो है आर्थिक सीमा के भीतर ही हो, हमारा खर्चा जो है उसको हम पूरा कर सके। एडिक्वेट, अपने आप में एडिक्वेट होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए, पूरा का पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। और मॉनिटरेबल, यानी कि जो आंकड़े इकट्ठा हैं उन्हें अगर कोई सर्वे करना चाहे, मॉनिटर करना चाहे तो कर सके। ये नहीं कि आपने जो सर्वे किया, जो आंकड़े इकट्ठा किए, जब उसे मॉनिटर करने गए तो पता चला वो सब बदल गए, वो झूठे आंकड़े थे। तो मॉनिटरेबल भी होना चाहिए। दूसरी चीज स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट होना चाहिए। जिस क्षेत्र में आप आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं उस क्षेत्र से संबंधित बिल्कुल स्पष्ट तौर पे होना चाहिए। मेजरेबल, मेजरेबल मतलब जो आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं उन्हें मेजर किया जा सकता हो। यानी ऐसा नहीं बहुत भावनाओं से भरा हुआ नहीं चलेगा, मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि उसे मेजर किया जा सके। अटेनेबल, यानी कि जिसे पता लगाया जा सके, अटेन किया जा सके, जाना जा सके। बहुत सारे ऐसी चीजें होती पता ही नहीं लगा सकते, अंदरूनी होता है। तो जो आंकड़े आप इकट्ठा करेंगे वो अटेन किया जा सके, उसे जाना जा सके। इसके अलावा रेलिवेंट होना चाहिए और टाइम बॉन्ड भी होना चाहिए। तो इसे हम कहेंगे
क्रीम स्मार्ट, यानी करप्शन को मेजर करने के जो हमारे तरीके होने चाहिए वो क्रीम स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि वो जो आंकड़े होंगे वो क्लीन, रेलिवेंट, इकोनॉमी, एडिक्वेट एंड मॉनिटरेबल होना चाहिए। इसके अलावा स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बॉन्ड, एक निश्चित समय के भीतर होना चाहिए, क्योंकि समय बदली हुई परिस्थितियों में लोगों के विचार और व्यवहार भी बदल जाते हैं। तो आप एक निश्चित समय के भीतर ही आंकड़े इकट्ठा करेंगे और उन आंकड़ों के आधार पर आप इंडेक्स तैयार करेंगे और इस तरह से करप्शन को मेजर किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि करप्शन को मेजर करना एक जटिल और कठिन काम है, लेकिन विभिन्न संस्थाओं ने आज करप्शन को मेजर करने की जिम्मेदारी ली है। मैंने यहां पर दो संस्थाओं को उदाहरण के साथ आपको बताया, एक तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और दूसरा वर्ल्ड बैंक के जो आंकड़े हैं उनके बारे में बताया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मोस्टली जो आंकड़े इकट्ठा करती है पोल्स वगैरह के द्वारा, एक्सपीरियंस सर्वे के द्वारा, वो सब जो होता है वो बेसिकली पब्लिक सर्विसेज और पॉलिटिकल सर्विसेज के माध्यम से, यानी उन पर ज्यादा फोकस रहता है। दूसरी तरफ जो वर्ल्ड बैंक जो आंकड़े इकट्ठा करता है वो आंकड़े जो हैं वो एक तरफ पब्लिक सेक्टर से भी रिलेटेड रहता है और प्राइवेट सेक्टर से भी रिलेटेड होता है। इसके अलावा भारत जैसे जो विकासशील देश हैं जहां पर गरीबी, बेरोजगारी और लैंगिक असमानता ज्यादा दिखाई पड़ती है, वहां पर आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए कुछ स्पेसिफिक तरीके भी हमें अपनाने पड़ते हैं और इस तरह से हम करप्शन को ओवरऑल मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह प्रामाणिक होंगे ऐसा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी कमियों के बावजूद भी जो करप्शन को मेजर करके जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं उससे देश के भीतर सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। जो करप्शन को रोकने वाली जो मशीनरी है उनमें सुधार किए जा सकते हैं। लोगों में अवेयरनेस लाने में ये मदद कर सकते हैं और जो करप्ट पॉलिटिशियन और ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस से बाज आए, क्योंकि हमारे देश में करप्शन की स्थिति ऐसी है। तो इस तरह से करप्शन को मेजर करके इंडेक्सेस तैयार करके उसका लाभ लिया जा सकता है। अगली क्लास में हम आपसे बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर, स्पेशली एक अलग क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।